नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आईबीसी 24 ने नकली रेमडेसिविर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जबलपुर में कहर मचाने वाली नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से छत्तीसगढ़ में कहर बरपाने की साजिश थी। रायपुर की डायमंड एजेंसी ने उसी नकली रेमडेसिविर सप्लायर फर्म को इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था, जहां से जबलपुर में नकली रेमडेसिविर आया था। बताया यह भी जा रहा है कि पहली खेप में 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन के सप्लाई का ऑर्डर था। फर्म ने 6,80,000 रुपए एडवांस भी दिए। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इंजेक्शन बेचने की तैयारी थी। एजेंसी ने असली इंजेक्शन समझकर उसी फर्म को ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तब डायमंड एजेंसी ने रायपुर के माना थाने में एडवांस दिए गए पैसों को लेकर शिकायत की। एजेंसी ने कहा कि सूरत की वो फर्म न तो रेमडेसिविर की सप्लाई तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया। नकली रेमडेसिविर का छत्तीसगढ़ी कनेक्शन कैसे सामने आया, ये आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन आने थे, इसके लिए छत्तीसगढ़ की फर्म ने ऑर्डर दिया था। रायपुर की कंपनी है डायमंड एजेंसी, जिसने यह ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर सूरत की आदिनाथ डिस्पोजल को भेजा गया था। नकली रेमडेसिविर में यह कंपनी पकड़ी गई है, जिसने नकली रेमडेसिविर बनाए हैं वही कंपनी, और 6,80,400 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। एक्चुअली जब हमने उनको पैसा ट्रांसफ़र किया, वो बोले कि हम माल भेज रहे हैं, तो 4-5 दिन तक उनका गुड्स नहीं आया। फिर फ़ोन, मतलब बहुत बार फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन उठता था। व्हाट्सएप का रिप्लाई बहुत लेट आता था कि भेज रहे हैं, निकल गया, भेज रहे हैं, निकल गए। उसके बाद उनका फ़ोन उठना बंद हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। तब फिर हमने मतलब उनको कई बार कॉल किया, व्हाट्सएप पे उठाते नहीं थे। दवाइयों के कारोबार की बात है, ये काफ़ी कड़ा कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नाम से। उसमें न्यूनतम 10 लाख की पेनल्टी है और जेल वगैरह की भी सजा है। अवश्य हम लोग करेंगे ऐसी जानकारियां जैसे जैसे आती जाएंगी, अवश्य इसकी जांच करेंगे। और ऐसे समय में अगर नकली रेमडेसिविर का जखीरा पकड़ा जाता है मध्य प्रदेश में, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस बात की संभावनाएं थी, जिस प्रकार रेमडेसिविर यहाँ पे कालाबाजारी करते हुए बड़े लोग पकड़े गए। सरकार ने कोई नियम कायदे नहीं बनाए। कितने रेमडेसिविर छत्तीसगढ़ में आए, कितने लगे, और उसके क्या दस्तावेजी प्रमाण है, कितने सप्लाई हुए, किन किन को गए, ये सारे दस्तावेज अगर खंगाले जाए तो आपको बड़ा घोटाला नजर आएगा। तो एक बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर देने का एक मामला था। कंट्रोलर ड्रग एंड फूड ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी ड्रग्स इंस्पेक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि जांच कर कल तक रिपोर्ट सौंपें। पंकज जैन की फर्म से भी पूछताछ होगी। ड्रग्स विभाग डायमंड एजेंसी ने 200 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था, और इसके बाद अब प्रशासन जागा है आईबीसी 24 की खबर के बाद। और अब खबर यह मिल रही है कि कंट्रोलर ड्रग एंड फूड ने जांच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ड्रग इंस्पेक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि आप जांच करके कल तक रिपोर्ट सौंपें। तहसीन जरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, इससे पहले इस तरह की कोई कवायद नहीं थी। चलिए राजेश हमारे संवाददाता कुछ अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अब खबर यह मिल रही है कि ड्रग कंट्रोलर विभाग जो है, फूड के कंट्रोलर ड्रग एंड फूड विभाग, जिसने ये आदेश दिए हैं अपने इंस्पेक्टर्स को कि आप जल्द से जल्द ये पता लगाएं, जांच करें और हमें कल तक रिपोर्ट सौंपें। इससे पहले सब कुंभकर्णी नींद में थे। जी बिल्कुल विजय, हमारी बातचीत हुई है। जैसे आईबीसी 24 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, उसके बाद सारे जो सेक्टर है इस खबर से जुड़े हुए वो हरकत में आ रहे हैं। और हमारी बातचीत अभी थोड़ी ही देर पहले फूड एंड ड्रग्स कंट्रोलर केडी कुंजाम जी से हुई, और उन्होंने बताया है कि उन्होंने सभी ड्रग इंस्पेक्टर को, प्रदेश भर के ड्रग इंस्पेक्टर को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी ड्रग सप्लायर हैं, मेडिकल सप्लायर हैं, उनसे पूछे, उनसे जांच करें
कि कहीं उन लोगों ने ये जो आदिनाथ डिस्पोजेबल है उनसे कोई रेमडेसिविर की दवा तो नहीं मंगवाई है। और ये सारे लोगों को कहा गया है कि कल तक उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है, जांच करके पता करके। साथ ही जो रायपुर की डायमंड फॉर्म है जिसने 200 इंजेक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे, उनकी भी जांच होगी और उसके लिए भी अलग से एक ड्रग इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। ये जाएंगे, पूछताछ करेंगे, उनसे दस्तावेज देखेंगे और पुराने हिस्ट्री भी खंगाल सकते हैं कि क्या उसके ठीक पहले कोई वहां से रेमडेसिविर की सप्लाई तो नहीं हुई है। हालांकि ड्रग्स कंट्रोलर, फूड एंड ड्रग्स कंट्रोलर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से जब ये दूसरी लहर शुरू हुई तब से विभाग अपने हाथों में ले चुका था नियंत्रण, और जितने भी रेमडेसिविर की सप्लाई प्रदेश में हुई है वो स्टॉकिस्ट के जरिए हुई है, उनकी डेस्क में हुई है। तो इस बात की बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी अगर 1% की भी कोई चांसेस है तो उसे रूल आउट करने के लिए ये जांच के आदेश दिए गए हैं। जी, ये जांच के आदेश दिए गए हैं। जी, क्या मानक रहेगा राजेश इस जांच का कि ऑर्डर दिए हैं या नहीं दिए हैं, या रेमडेसिविर की जांच किस किस जगह से मंगाए गए हैं, गुजरात से कितनी खेप आई है, या और अब तक पहले कितने इंजेक्शन आ चुके हैं? देखिए विजय, इस पे डिटेल से बात हुई और हमारी उनके जो मातहत कर्मचारी हैं उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, और रायपुर के जो एडीसी है कमल पटलवार जी, उनसे हमारी बातचीत हुई, खास करके जो पंकज जैन के संदर्भ में है। उनसे उनके मुताबिक कि सभी ड्रग डीलर से ये पूछा जाएगा कि आपने आदिनाथ डिस्पोजेबल से पिछले कुछ दिनों में, महीनों में कोई भी रेमडेसिविर की दवा की सप्लाई की है, एक इस पॉइंट पे चेक की जाएगी। दूसरा कि पिछले 1.5 महीनों से फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल विभाग के जरिए रेमडेसिविर की सप्लाई सारे अस्पतालों में हुई है, उनकी निगरानी में सभी डीलर की सप्लाई हुई है। इसके अलावा भी अगर कहीं तक कोई सप्लाई आई है तो सीधे स्टॉकिस्ट के जरिए आई है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन ड्रग्स विभाग के पास पहले से ही मौजूद है। अगर तीसरा कोई और कहीं से सप्लाई आई है उसे ढूंढना होगा, उसकी पता करना पड़ेगा। तो जो सप्लाई हुई है हॉस्पिटल को और निजी नर्सिंग होम को, उनसे भी एक बार हो सकता है वेरीफाई किया जाए कि आपको सप्लाई ड्रग्स विभाग के जरिए हुई और स्टॉकिस्ट के जरिए हुई, क्या इसके अलावा भी किसी पर्सनल से लिए, आपने लिया, किसी व्यक्तिगत रूप से लिया। तो ये सब जांच के बिंदु है। राजेश, अब जब कल जांच होगी, ये पूरा पता करके जब जांच रिपोर्ट सौंपेंगे तो उसमें भी साफ होगा, नजर बनाए रखिएगा, आप उस पर भी नजर रखिएगा कि आखिर क्या तरीका था जांच का और कितनी जांच हुई, क्योंकि ये उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो जाता जो लोग रेमडेसिविर को मंगा रहे थे या डॉक्टर्स जो रेमडेसिविर की मांग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात जबलपुर की करते हैं। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में परत दर परत कुछ खुलासे होते ही जा रहे हैं। गुजरात पुलिस के कब्जे में आए आरोपी सपन जैन ने पूछताछ में 35 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन नर्मदा नदी में फेंकने का खुलासा किया। तो वहीं सिटी अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया ने यह पूछताछ में कबूल किया है कि सिटी हॉस्पिटल में करीब 60 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए गए हैं। वो 60 लोग हैं जिनको नकली इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंजेक्शन का काला कारोबार करने वालों ने अकेले जबलपुर में ही 3000 से ज्यादा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाए हैं, तो फिर बाकी के 2500 इंजेक्शन कहां गए? इसके अलावा सवाल यह भी है कि ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस की जांच सिर्फ सिटी हॉस्पिटल तक ही सीमित है, जबकि ऐसे कई अस्पताल हैं जिनमें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाने के आरोप लगे हैं। वहीं अब वो लोग भी पुलिस के पास पहुंचने लगे हैं जिनके परिजन इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उनकी मौत हो गई। जांच में जो तथ्य आए हैं वो आपके सामने एफआईआर हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है। बाकी हम दिखवा रहे हैं, पेशेंट दर पेशेंट सबकी शिकायतें आ रही है, तो हम वो मिलाप कर रहे हैं। हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ नकली लगे पता चलता है तो उसके विरुद्ध फिर धाराएं बढ़ाई जाएगी। उन्हें नकली रेमडेसिविर लगाए गए, कहाँ 7 रेमडेसिविर लगे हैं। 1 मई को वो एडमिट थे, 9 मई को वो शांत हो गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। 7 मई तक का वीडियो मेरे पास है उनका कि वो अच्छे थे। और इधर इंदौर की विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस कालाबाजारी के अपराध में गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को विजयनगर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया, तो दूसरे आरोपी को इंदौर जिले के सांवेर से पकड़ा है। दोनों ही आरोपियों के पास से 10 से अधिक नकली इंजेक्शन जब्त हुए हैं। अब तक इन नकली इंजेक्शन का कालाबाजार करने वाले गिरोह के 13 में से
ज्यादा आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गुजरात से इंदौर लाएगी। भोपाल से आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार किया गया। वो इंजीनियर है और पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। वहीं सांवेर से पकड़ा गया आरोपी बीएमएचओ डॉक्टर है। दोनों ही आरोपियों ने 28,000 से अधिक की कीमत में नकली इंजेक्शन को बेचा था। प्रशांत पारासर को गिरफ्तार किया, राउंड अप किया है भोपाल से, और उससे जो है पूछताछ चल रही है कि उसने वो जो 100 इंजेक्शन है उसका उसने क्या किया है। इसमें इस नकली इंजेक्शन वाले केस में अभी तक कुल जो है 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो है इसमें कौशल बोरा और पुनीत शाह है और सुनील मिश्रा, ये गुजरात पुलिस के उसमें है, उसका हम लोग वो ले रहे हैं, प्रोडक्शन वाले। और मध्य प्रदेश में एक तरफ नकली रेमडेसिविर को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। मंत्री ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर के लगने के बाद भी लोगों की जान बच रही है। यह घटना सोचने के लिए बाध्य करती है कि क्या हाई डोज देना गलत तो नहीं। रेमडेसिविर संजीवनी बूटी नहीं है, प्रामाणिक इलाज भी नहीं है। नागरिक इसके पीछे ना पड़े, डॉक्टर तय करेगा कि इंजेक्शन देना है या नहीं देना है। इतना ही नहीं, मंत्री ने माना कि कई मौतें हाई डोज के कारण हो रही हैं। भाई बताइए, डॉक्टर निशांत खरे ने उल्लेख किया है, वो हमारे संयोजक हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति। स्टडी सामने आई है, स्टडी सामने आई है कि भाई जो उनको कहा होगा ना कि जिनसे मिले कि भाई शिकायत कीजिए आपने किससे लिया था, तो बोले हम तो अच्छे हो गए तो हम शिकायत क्यों करें। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर सीएम लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने कोविड के रोकथाम को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल सिंह ने भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने सीएम को पत्र सौंपकर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने और आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण देने की मांग की है। बैठक के बाद जहां सीएम शहडोल से रीवा के लिए रवाना हो गए हैं, वहीं मंत्री बिसाऊ लाल सिंह ने जिले में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं, जबकि 2 दिन पहले ही पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोग 12-13% पे नीचे आ गए, तो बढ़ नहीं रही है, घट रही है। और हमारा प्रयास ये है, अब हमारे जी कमेटी के लोग गांव-गांव जाएंगे और दवाई के किट्स बांटेंगे, तो जो भी काला बाजारी करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं, जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर कोरोना के मौजूदा हालातों से निपटने के लिए पार्टी के काम की समीक्षा कर रहे हैं। कमलनाथ ने इस दौरान कांग्रेस विधायकों, जिलाध्यक्षों से फोन पर उनके क्षेत्र के हालातों का जायजा लिया और उनसे कहा कि वो पूरी ताकत से कोरोना प्रभावितों के लिए राहत कार्य करें। खासकर ग्रामीण इलाकों में कोरोना की वजह से बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर टीम तैयार कर मदद करने की बात कही है। कमलनाथ ने सेवा दल और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी चर्चा की और उनके काम का फीडबैक भी लिया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस प्रदेश स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाएगी। बैठक का एजेंडा एक ही है कि कोरोना काल में कैसे जो गरीब परिवार है उनकी मदद की जाए और कैसे उनको सहायता की जाए। हर तरह से मध्य प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये एक मैसेज देना है। और इधर एक दिन पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोरोना फैलने वाला राज्य बताने वाले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई बड़े नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी की कोरोना टास्क फोर्स में मध्य प्रदेश का कोई भी नेता शामिल नहीं है। एमपी कांग्रेस वाले ना 3 में हैं और ना 13 में हैं। दरअसल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर 13 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें मध्य प्रदेश से किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। इस पर कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक को टास्क फोर्स में जगह दी गई है। 2 संक्रमण तेजी से फैले हैं, पॉजिटिविटी कोरोना में और नेगेटिविटी कांग्रेस में। पूरे देश के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं अच्छा नहीं मानता। कल मैंने बोला था कि 13 लोगों का है और मध्य प्रदेश के नेता न 3 में है न 13 में है।
मध्य प्रदेश के प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, मुकुल वासनिक जी तो है ना उसमें, पूरा प्रदेश देख रहे हैं, उनको लिया है। तो मध्य प्रदेश के नेताओं को मैं समझता हूँ यहीं पे कंसंट्रेट करने के लिए उनकी हिदायत है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जिन परिवारों में कोरोना की वजह से कमाने वाले परिवार के सदस्य की मौत हुई है, उस परिवार को सरकार 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। उस परिवार को मुफ्त राशन मिलेगा, भले ही वो मुफ्त राशन की पात्रता ना रखता हो। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस परिवार के अनाथ बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छीन गए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पिता का साया उठ चुका है। साथ ही पिता की मौत हो या किसी के पति की मौत, उसके बाद व्यापार करने के लिए सरकार खुद गारंटी लेकर लोन दिलाएगी। वहीं कांग्रेस ने सीएम शिवराज की घोषणाओं को हवा पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं। आधार कार्ड है, उसके बेसिस पे दिया जाए, लेकिन ये सब चीज़ें केवल भूल भुलैया में है, कहीं इस पर एक्शन नहीं हो रहा। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला के साथ रेप का मामला महीने भर बाद सामने आया। पुराने भोपाल के काजी कैंप में रहने वाली इस महिला के साथ 6 अप्रैल को BMHRC अस्पताल में वार्ड बॉय ने दुष्कर्म किया। उस दौरान महिला ने इसकी जानकारी अस्पताल की नर्सों को दी थी और पुलिस को भी बुलाया गया। दुष्कर्म की धारा 376 में भी केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस या अस्पताल ने इसकी जानकारी महीने भर बाद भी परिवार को नहीं दी। जबकि वारदात के तुरंत बाद पीड़िता की तबीयत अचानक खराब होने पर वो वेंटिलेटर पर चली गई और अगले दिन उसकी मौत भी हो गई थी। निशातपुरा पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस और BMHRC पर मामला छिपाने का आरोप लग गया है। आरोपी वार्ड बॉय पर घटना के 2 दिन पहले एक संक्रमित नर्सिंग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का भी केस दर्ज किया गया था। इस घटना को PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में बेटियां अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं है। कमलनाथ ने अस्पताल प्रबंधन पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है, अस्पताल प्रबंधन में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक महिला कोरोना पेशेंट की जान, उससे दुष्कर्म होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, वेंटिलेटर रहता है, उसकी जान चली जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को, पुलिस को कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी करना चाहिए जो वहाँ इस अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई तो की, मामला भी दर्ज किया, परंतु मीडिया की खबरों के हिसाब से जो भी तथ्य सामने आए हैं उस पर जांच की जाएगी और इन सब मामलों को लेकर यदि कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई। और राजधानी भोपाल के BMHRC अस्पताल में कोरोना संक्रमित से हुए बलात्कार के मामले में प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए काम कर रहे एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति में मामले की लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। साथ ही प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमित महिला के साथ दुष्कर्म के 20 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। उनका दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक महिला की स्थिति गंभीर नहीं थी। वहीं आरोपी संतोष ने पहले भी भर्ती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत भी अस्पताल प्रबंधन और शासन प्रशासन से की गई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
6 अप्रैल की सुबह कोविड वार्ड के अंदर 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार होता है। उसमें से एक महिला वो अगले दिन ही उसकी मौत हो जाती है, लेस देन 24 घंटे के अंदर। सुबह तक ठीक थी और एकदम से उसकी हालत में क्या बदलाव आया कि वो 24 घंटे के अंदर खत्म हो गई, ये एक जांच का विषय है। निगरानी समिति है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई है, उनको हमने ये सब बातें बताई हैं और जाँच करने के लिए कहा है। और देश की नवरत्न कंपनियों में शामिल भोपाल बीएचईएल में 4 दिन बंद के आदेश को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीएचईएल में काम करने वाले करीब 5,500 कर्मचारी हैं। इनमें 300 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 40 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। प्रबंधन ने कर्मचारियों की आंदोलन की चेतावनी पर सिर्फ 4 दिनों में बंद का निर्णय लिया, जबकि दूसरे प्रदेश में भेल कर्मचारियों को 14 दिन का अवकाश दिया गया। यूनियन ने भेदभाव करने का आरोप लगाया। यूनियन ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ भेल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी है। सर्कुलर जो आया है उसके लिए हम अभी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से और आगे बात भी करेंगे कि हम 4 दिन का सर्कुलर में 2 दिन काम करने की बात कही गई तो वो 2 दिन काम न करवाया जाए। सभी यूनिटों में तो 15 दिन का लॉकडाउन दिया गया है, सिर्फ इसी यूनिट में 4 दिन का लॉकडाउन दिया गया है। इस सिलसिले में हम आगे आंदोलन और उस तरह की रणनीति बनाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।